everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आप लोग के लिए अन अकेडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा, दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट PYQ बाय AIR 1 में आपको नेटवर्क के PYQs मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ECE के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, दैट इज अ गारंटी. तो यार देखो आज का अपना टॉपिक होने वाला है रेजिस्टेंस. बहुत ही बारीकी से बहुत डिटेल में डील करूंगा. पता है देखो इस सीरीज में ना ये मत सोचना कि सर हर क्लास 1 घंटे के ऊपर जाए. मैं आपको एक चीज बताता हूं. देखो पहले तो जो लोग ये पूछ रहे हैं विशाल सर सिग्नल की क्लास क्यों नहीं ले रहे, यार विशाल सर अभी जो है ना बहुत सारे इनिशिएटिव्स में फंस चुके हैं. एक तो देखो वो फादर बनने वाले हैं बहुत ही जल्द, मे बी विद इन अ वीक. दूसरी चीज क्या है कि विशाल सर अभी तेजस बैच भी निपटा रहे हैं क्योंकि AI की डेट आ गई है. तीसरी चीज विशाल सर मैथ्स तो ले ही रहे हैं यार क्रिएट्रिक्स पे. अब भैया बंदा एक काम अनेक, कैसे होगा इतना सब मैनेज. इसीलिए हम लोग जो है अभी ये वाली क्लास ना लगा के पहले कोशिश कर रहे हैं जो बच्चे एयरपोर्ट अथॉरिटी देने वाले ना उनको पूरी तैयारी करा के भेज दे. किरण देख लेना बेटा, बट इस क्लास में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा अगर पुरानी क्लासेस नहीं भी देखी हैं. चलो अब मेरी बात को सुनो. देखो मैं आपको एक चीज ये बता रहा था, जब हम लोग क्रिएट्रिक्स के अंदर वीडियो लेक्चर बना रहे थे ना तो हमारा ये प्लान था कि कुछ नए वीडियो लेक्चर्स हमें बच्चों के लिए लॉन्च करने हैं. और उस नए वीडियो लेक्चर की झलक आपने देखी है क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे मशीन्स के साथ और डिजिटल के साथ. आपने देखा होगा मशीन और डिजिटल का फॉर्मेट पुराने लेक्चर से बिल्कुल अलग है. पहले हम लोग पेन टैब पे लेक्चर्स लेते थे, फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आ गए, है ना. और व्हाइट बोर्ड पे क्या कमाल की प्लेलिस्ट बनाई है, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल मशीन. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन जैसी प्लेलिस्ट मैं नेटवर्क के लिए भी बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हम लोग अनअकैडमी में ज्वाइन कर गए तो नेटवर्क वाला काम कभी हो नहीं पाया. लेकिन अब मेरा बच्चों ये एम है कि प्लैनेट गेट चैनल पे ना नेटवर्क की मुझे वही प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है जो मैं नेटवर्क के पेड कोर्स में लेके आने वाला था क्रिएट्रिक्स स्टूडेंट्स के लिए. तो मैं पहले क्या है ना, ये जो मशीन के लेक्चर है बेटा ये पेड कोर्स में थे, उसकी फीस 35,000 थी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं. डिजिटल के जो लेक्चर्स हैं वो पेड कोर्स के थे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं. सिमिलर तरह की प्लेलिस्ट मैं बनाना चाहता हूं फॉर द केस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस. और इसीलिए सारे लेक्चर 1 घंटा सवा घंटा के नहीं होंगे, लेक्चर टॉपिक के हिसाब से चलेगा. जैसे अगर मैं रेजिस्टेंस कवर करा रहा हूं, हो सकता है सवा घंटा लग जाए, हो सकता है 50 मिनट में हो जाए, बट रेजिस्टेंस माने रेजिस्टेंस. ये नहीं कि इंडक्टर की डेफिनेशन देके चलो भाई आज का 1 घंटा हो गया अब कल मिलेंगे, ऐसा नहीं. इंडक्टर का लेक्चर सेपरेट ही रहेगा. और आपने मशीन में भी देखा होगा हर लेक्चर की लेंथ थोड़ी बहुत वेरी कर रही है क्योंकि वो लेक्चर में टॉपिक्स का टारगेट था, कभी भी लेंथ का टारगेट नहीं था. सेम चीज यहां पे बेटा, टारगेट हर लेक्चर में टॉपिक्स का रहने वाला है. अब लेक्चर 1 घंटे के ऊपर जाए तो भी बढ़िया, कम में खत्म हो जाए तो भी बढ़िया. ठीक है, लेकिन आपको उस क्वालिटी का नेटवर्क मिलेगा, ये मैं कोशिश कर रहा हूं. समझ रहे हो ना आप किस क्वालिटी को यहां टारगेट किया जा रहा है. और ये आपको आज समझ आ जाएगा. रेजिस्टेंस जिस वे में आप पढ़ने वाले हो ना, आपको खुद फील आएगा कि हाँ सर बात तो है, कुछ तो दम है, कुछ तो दम है. ऐसी चीज नहीं है कि ऊपर ऊपर से हम उड़ा दें. ठीक है, चल आ जाओ मेरे भाई, रेजिस्टेंस पे आ जाओ. अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड
by a material to the flow of current. It is the resistance is the opposition offered by a material to the flow of current or to the flow of charge across it. तो यार देखो हर बॉडी कुछ ना कुछ अपोजिशन देती है जब उसके अंदर से चार्जेस फ्लो करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। अब अक्सर देखो हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस जो कि करंट को अपोज करती है। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है। दोनों में फर्क समझो। रेजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट फ्लो को अपोज करती है, और रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो पहले इसका डेफिनेशन नोट डाउन करो यार। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of an element, resistance is the property of an element by which it opposes the flow of charges, by which it opposes the flow of charges or the flow of current or the flow of current through it, और द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि चार्जेस के फ्लो को अपोजिशन मिलता है। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रेजिस्टर इज अ डिवाइस, रेजिस्टर इज अ डिवाइस स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड in order to obstruct the flow of current through it, अब देखो ये जो रेजिस्टेंस होता है यार, इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट होती है ओम्स। ओम्स एक साइंटिस्ट थे, ओम एक साइंटिस्ट थे, तो इसकी यूनिट होती है ओम्स। ठीक है, ओम वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया बाय मींस ऑफ ओम्स लॉ। अब मेरे बच्चों हम बात करते हैं पहले ओम्स लॉ की, और फिर मैं बताऊंगा ये रेजिस्टेंस आया क्यों। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ इज अ लॉ गिवन बाय अ साइंटिस्ट बाय द नेम ओम। सर ये ओम्स लॉ चीज क्या है? ओम्स लॉ में क्या बोला गया कि अगर कभी एक एलिमेंट के अक्रॉस, एक कंडक्टर के अक्रॉस आप एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन आपको बहुत डिटेल में दिया था। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब आप एक बैटरी की मदद से किसी मटेरियल के अक्रॉस लगाते हो, देन द करंट इन दैट मटेरियल is called or is proportional to the voltage applied across it। देखो जैसे मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं, लिखवा दूंगा, पहले समझ लो मेरे भाई, लिखवा मैं आपको सब दूंगा। जैसे मान लो ये मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, इसके अक्रॉस मेरे बच्चों में क्या करता हूं, मैं ना एक बैटरी लगाता हूं जिसका वोल्टेज है V। अब इस बैटरी की मदद से ना इसके अंदर एक करंट का फ्लो सेटअप होता है, करंट इज I। अब ओम्स लॉ ने क्या कहा, ये जो करंट इस मटेरियल में फ्लो करेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज बेसिकली द ओम्स लॉ। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूं और फिर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो लिखो एक बार, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो भाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा भाई। डायग्राम बनाया? देखो अब एक पॉइंट लिखना, लिखो whenever
any potential difference, whenever any potential difference is applied across a material, whenever any potential difference is applied across a material, the current flowing through the material, the current flowing through the material, whenever any potential difference is applied across a material, then current flowing through the material is proportional to the potential difference applied across its ends, is proportional to the potential difference applied across its ends. ठीक है। अब देखो बेटा, बड़े बड़े टीचर नेटवर्क के ना यहां गलती करते हैं बेसिक ओम्स लॉ में। ये डेफिनेशन मैंने 12th की टेक्स्ट बुक से ली है, किसी इंजीनियरिंग की किताब से नहीं। अब बहुत सारे टीचर क्या लिखवाते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। ऐसी गलती मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हमेशा क्या बोलेंगे, वोल्टेज इज द कॉज, करंट इज द इफेक्ट। तो इफेक्ट कैन डिपेंड ऑन कॉज, लेकिन बेटा कॉज कभी इफेक्ट पे डिपेंड नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। तो करंट इज द इफेक्ट, वोल्टेज इज द कॉज। पता है मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, लोग सीधे लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I तो V इक्वल टू IR, ऐसा नहीं होता। अब इन्होंने क्या बोला भाई कि I इज इक्वल टू V बाय R। तो इन्होंने बोला ये जो 1 बाय R है ना, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखो मैंने बोला है, जैसा मेरा प्रॉमिस है यार, एकदम बेसिक से कवर करेंगे। यहां पे R कहलाता है मेरे भाई रेजिस्टेंस, R कहलाता है रेजिस्टेंस, और 1 बाय R को कहते हैं G, यानी कि कंडक्टेंस। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है। तो ये हमारा ओम्स लॉ आता है, ये हमारा ओम्स लॉ आता है कि भाई I इज इक्वल टू V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है। करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर जैसा अभिनव ने पॉइंट आउट किया, एक पॉइंट और हमें ऐड करना चाहिए, दैट पॉइंट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक पॉइंट और लिखना, एक पॉइंट और लिखो यहां तक नोट डाउन करने के बाद। ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में आई, ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। अभी आऊंगा मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस पे भी आऊंगा बेटा, कि रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब हमें ये समझ आ गया यार, इतना समझ आने के बाद क्या होता है ना, ओम्स लॉ के कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं। देखो सबसे पहले आप ये समझेंगे, पहला तो आपके पास ये आया ना I इज इक्वल टू GV, और दूसरा इसका उल्टा V इज इक्वल टू IR। अब ये जो दोनों फॉर्म है ना, दीज फॉर्म्स आर एप्लीकेबल, these forms are applicable when Ohm's law is applied across a material, when Ohm's law is applied across a material। ठीक है। जब एक मटेरियल पे अप्लाई करते हो तब ये फॉर्म्स अप्लाई होती हैं, प्रथमेश में अभी आऊंगा बेटा
कि कंडक्टर पे ही ओम्स लॉ एप्लीकेबल है क्या? ऐसा नहीं है, हर तरह के मटेरियल पे एप्लीकेबल होता है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आते हैं, अभी उस पे भी आते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्या होता है, एक फॉर्म होती है कि करंट डेंसिटी मेरे हिसाब से मेरे सभी बच्चे समझते होंगे, करंट पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम ये बोलते हैं J प्रोपोर्शनल टू E, तो J को लिखते हैं सिग्मा E। अब ये क्या होता है J इक्वल टू सिग्मा E? ये कहलाता है पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या कहलाता है भाई? पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसमें और दूसरे लॉ में क्या फर्क है भाई? इसके अंदर और दूसरे लॉ में क्या फर्क है? देखो, मैंने पहले वाला लॉ बोला भाई किसी मटेरियल के अक्रॉस लगता है, ठीक है, पूरा मटेरियल चाहिए होता है। और ये जो पॉइंट फॉर्म वाला लॉ है ना, ये क्या कहता है कि यहां पे मान लो आपने क्रॉस सेक्शन लिया। अब यहां पे बेटा जो आपकी करंट डेंसिटी डिफाइंड है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और दिस लॉ कैन बी अप्लाइड at any point, inside the material, ठीक है भाई। ये किसी पॉइंट पे लगाया जाएगा मेरे भाई, और ये V इक्वल टू IR वाला जो लॉ है ना, ये पूरा मटेरियल के अक्रॉस लगाया जाएगा, ये पूरे मटेरियल के अक्रॉस लगाया जाएगा। बात क्लियर हुई भाई? क्या फर्क है दोनों में? इधर एक चीज और देखना, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब सर ये सिग्मा क्या है? सिग्मा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे कहा जाता है कंडक्टिविटी। क्या कहा जाता है इसको? कंडक्टिविटी, ठीक है। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर नहीं, ये रेजिस्टिविटी की होती है। तो हम ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टिविटी होती है रो इज द रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। तो रो जो होता है ना, दिस इज 1/सिग्मा, रो इज एक्चुअली 1/सिग्मा। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी फिर इस हिसाब से? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये होगा, सर ये दोनों लॉज आपस में कैसे रिलेटेड हैं? इस पे भी बात करते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने यहां तक लिख ही लिया होगा। अब देखो, जैसे कि अगर हम एक मटेरियल लें, ठीक है, इसके अंदर मेरे बच्चों अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है E, तो यहां पे जो वोल्टेज होता है ना, ये ऐसे डिफाइंड होता है -E.dl। तो वोल्टेज इज नथिंग बट E इनटू लेंथ। तो E इज इक्वल टू V/L। E क्या हो गया? V/L हो गया। E क्या हो गया मेरे भाई? V/L हो गया। अब यहां पे
जो करंट डेंसिटी डिफाइंड है, देखो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। क्या होती है मेरे भाई? करंट पर यूनिट एरिया। यानी इसकी जो यूनिट होती है ना वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो J इक्वल टू आई बाय ए। अब जो आपने ओम्स लॉ निकाला है भाई, जो आपने पॉइंट फॉर्म वाला ओम्स लॉ लिखा है, ओम्स लॉ में आप क्या लिखोगे? आपने लिखा था J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, अब J की जगह बेटा आपने लिखा I बाय ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वोल्टेज बाय लेंथ। अब यहां से क्या हो गया? I इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एल इंटू वी, या फिर V इक्वल टू I इंटू एल बाय सिग्मा ए। अब 1 बाय सिग्मा तो रो होता है भाई, अभी मैंने बताया, रो एल बाय ए, और ये होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहां से रेजिस्टेंस का रिलेशन हमको मिल गया, द रेजिस्टेंस R इज नथिंग बट रो एल बाय ए। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? रो एल बाय ए। माइनस साइन कहां गया? माइनस साइन यार वोल्टेज की पोलैरिटी में चला जाएगा। ठीक है, वोल्टेज की पोलैरिटी में चला जाएगा। कैसे सर? देखो, अगर आप डीएल इस डायरेक्शन में लोगे, मान लो आपने डीएल इस डायरेक्शन में लिया, तो ई डॉट डीएल का डॉट प्रोडक्ट में कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो आएगा, कॉस जीरो माने 1। लेकिन बेटा जब आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो वोल्टेज में भी क्या लिखोगे? माइनस वी। वोल्टेज में भी क्या लिखोगे? माइनस वी। तो जब आप माइनस वी लिखोगे और यहां भी एक माइनस होगा तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल्ड। चमक गया? माइनस माइनस विल गेट कैंसिल्ड। ये बात क्लियर हो गई भाई? ये बात क्लियर हो गई? चलो, पर्पल सिंह मेरे भाई, एक चीज है ना, अगर आपको नॉलेज नहीं आएगी और बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं होंगे तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे? पहले तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए ना, और जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा वी कांट वर्क विद बेटर सब्जेक्ट्स। हम मशीन्स के बारे में कैसे बात कर लें, हम पावर सिस्टम के बारे में कैसे बात कर लें, जब तक कि नेटवर्क पे अपना कमांड नहीं है। एंड नेटवर्क इज नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट रियलाइजिंग व्हाट इज द वेरी बेसिक फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, नेटवर्क पढ़ने के मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं 2 तरीके होते हैं। एक सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच लेके चलो, जहां आपको क्वेश्चन बनाना तो आ गया बट अंदर से ना दिल से फील नहीं होता कि क्वांटिटी क्या है। दूसरा तरीका यह है कि भाई नेटवर्क को फील करते हुए चलो, क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनाने, क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन साइड बाय साइड नेटवर्क को फील करना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा मेथड कंसेप्चुअल होता है। चलो, अब इतना हमारे पास आया। अब मैं ये कहता हूं यार, एक बार ना ये रेजिस्टेंस का डिस्क्रिप्शन भी लिख ही लेते हैं। रेजिस्टेंस का ना डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, रो एल बाय ए। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, ओम मीटर में। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस कोर्स में ना मेरा टारगेट उन बच्चों तक पहुंचना है जिन्होंने भले ही 12th में अच्छा ना किया हो, बट स्टिल दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड नेटवर्क। अब ये क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। ठीक है, एल होता है लेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, लेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, प्रथमेश मैंने लिखवाया तो था पॉइंट फॉर्म का मतलब अभी। चलो मैं लिखवा देता हूं फिर भी दोबारा से, एक बार लिख लो। शायद मैंने बोला था, लिखवाया नहीं था मैंने। देखो वैसे लिखा तो था शायद से यार। देखो ये लिखा तो है पॉइंट फॉर्म का मतलब
इट कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट इनसाइड द मटेरियल। ईएमटी में भी डिफरेंशियल का मतलब नहीं होता। पॉइंट फॉर्म इसलिए नहीं कहते क्योंकि डेरिवेटिव ले रखा है, पॉइंट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक एक पॉइंट पे लगाया जाता है। पूरे मटेरियल पे लगाओगे तो वो लॉ अलग है, मटेरियल के हर पॉइंट पे लगाओगे तो वो लॉ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये हर पॉइंट पे लग रहा है, दैट इज वाई पॉइंट फॉर्म। ठीक, चल मेरे हिसाब से ये देखो, यहां पे भी एक चीज और है, लेंथ जो लेनी है ना, ये अलोंग द करेंट डायरेक्शन लेनी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है भाई, तो लेंथ हमेशा करंट के सेम डायरेक्शन में और एरिया हमेशा करंट के परपेंडिकुलर। अब देखो ओम्स लॉ ने क्या बोला यार, एक्चुअली ओम ने क्या बोला था कि भाई देखो, जब वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया जाए, जब वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया जाए तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आइडियल होना चाहिए, ये आइडियल होना चाहिए। एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो नहीं समझ आया? देखो कहां गया, ये देखो, अगर ये वाला एरिया है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये एरिया समझ आ रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी देखो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये जो मेरा हाथ है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये मार्कर जो है दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। अब समझ आया क्रॉस सेक्शन एरिया? ठीक, देखो ओम ने क्या बोला यार कि V I के प्रोपोर्शनल है या फिर I V के प्रोपोर्शनल है। एक चीज मान लो, I प्रोपोर्शनल टू V, तो I वर्सेस V या V वर्सेस I का जो ग्राफ है वो लीनियर आना चाहिए। बट पता है प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जो पॉइंट्स होते हैं ना, थोड़ा सा इनके ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि यार देखो कोई भी मीटर एग्जैक्ट रीडिंग तो देगा नहीं ना मेरे भाई, तो उसके बीच में से हम लाइन पार कराते हैं। ठीक है, ये क्या है, दीज आर एक्चुअल डेटा, दीज आर एक्चुअल डेटा। और ये जो हरी वाली लाइन है ना, इसको बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन यानी इस डेटा में जो बेस्ट तरीके से फिट हो जाए, इस डेटा में जो बेस्ट तरीके से फिट हो जाए। अब यार इसको मैं और ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बेस्ट फिट लाइन का मैथमेटिकल पूरा डेरिवेशन होता है, कैसे ये लाइन डिराइव की जाती है, बट मैं उस पर जाना नहीं चाहता। ठीक है, अभी के लिए बस ये मान लो, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जिससे इन पॉइंट्स का डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए। तो डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल डेटा, डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा फ्रॉम लाइन इज मिनिमम। ठीक है भाई, उसे हम कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। क्या कहते हैं उसको? बेस्ट फिट लाइन। क्लियर है? तो ये बेस्ट फिट लाइन आ गई। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या सर ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे लगाया जा सकता है? देखो हर कोई जो है ना लीनियर ग्राफ एग्जिबिट नहीं करता है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रेदर देन हैविंग अ स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ ग्राफ, अगर नॉन लीनियर ग्राफ होता है तो व्हाट वी डू, वी टेक द स्लोप ऑफ दैट कर्व टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। तो एक पॉइंट ये लिखना, फॉर मटीरियल्स, ध्यान से लिखो, फॉर मटीरियल्स वेयर द कर्व बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, फॉर मटीरियल्स वेयर द कर्व बिटवीन करंट एंड वोल्टेज is non-linear, for materials where the curve between current and voltage is non-linear, we take the slope at a point, we take the slope at a point by means of tangent, we take the slope at a point by means of tangent to determine the resistance, to determine the resistance। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको यार, क्या होता है। देखो कई बार यहां पे ना
जो मटेरियल जैसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये नॉन लीनियर रेजिस्टर्स होते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टर। ठीक है, अब ये नॉन लीनियर रेजिस्टर्स जो होते हैं, तो इसके अंदर जो ग्राफ आता है ना, देखा जो गया है मेटल ऑक्साइड के अंदर, वो कुछ ऐसा होता है। मान लो V है और ये I है, तो ये जो ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसा आता है। अब ये देखो, ये लीनियर तो नहीं है। अब एक चीज समझो, ये लीनियर तो नहीं है बेटा। अब अगर ये लीनियर नहीं है तो सर यहां कैसे रेजिस्टेंस डिफाइन होगा? यहां तो ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं है बेटा। हर जगह रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो, बस आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको ना हर जगह टेंजेंट लेना पड़ेगा, और जो भी स्लोप होगा ना टेंजेंट का, तो हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव अस रेजिस्टेंस। तो आप एक चीज अगर देखोगे यहां पे, एज करंट इंक्रीजेस, स्लोप तो आप समझते हो ना यार, tan थीटा। अब बेटा इससे नीचे जाने की मुझे जरूरत तो नहीं है ना, स्लोप जो है tan थीटा होता है। सर थीटा क्या होता है बेटा? ये वाला एंगल। आप ये देखो, ये जो एंगल है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मानते हो मेरी बात? तो स्लोप अगर कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है क्योंकि थीटा कम हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं वेरिस्टर। क्या कहते हैं? वेरिस्टर। वेरिस्टर का मतलब वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिस्टर का मतलब वेरिएबल रेजिस्टर। समझ में आया? वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है सुमित, तो हमने ओम्स लॉ में ये तो बोला ही था ना बेटा कि टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे, या ये कह सकते हो फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड रिमेन कांस्टेंट। चमका भाई, ये बात चमकी। तो एक पॉइंट ये लिखना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड, रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड for any equipment, resistance can be defined for any equipment whether or not it follows Ohm's law. Resistance can be defined for any equipment whether or not it follows Ohm's law, whether or not it follows Ohm's law. राहुल बेटा रियोस्टेट अलग चीज है। रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट के अंदर हम रेजिस्टेंस खुद वेरी कराते हैं, वो एक सेपरेट चीज है ऑल टुगेदर। ठीक है, एकदम एक सेपरेट चीज है। बात मेरी क्लियर हो गई? अब सर बात ये आती है, चलो यहां तक तो हमको समझ आया। अब मैं ना आपको एक एग्जाम्पल कराता हूं। कितनी सारी चीजें यार बताने के लिए, माइंड में इस समय जो है ना इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की आपस में लड़ाई चल रही है, और मैं ये फिगर आउट कर रहा हूं कि तुमको क्या पहले बताऊं और क्या बाद में। पता है क्या होता है टीचिंग में ना, सबसे बड़ा चैलेंज बेटा ये है, पता हमको बहुत सारी चीजें, मुझे लिटरली इतना कुछ पता है जो तुम्हें बताना है, बट क्या है ना, वो एकदम एक सिस्टमैटिक वे में तुम तक जाना चाहिए। ऐसे ही अफरा तफरी में अगर मैं बताने लग जाऊंगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। भले ही तुम्हें लगेगा कि सर ने कितनी नॉलेज दे दी, लेकिन तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो चलो एक एग्जाम्पल मैं कराता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, जो आगे काम भी आता है। मान लो ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इंटरनल रेडियस है स्मॉल आर, कैपिटल रेडियस, आउटर रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो इसमें मान लो करंट बेटा ऐसे फ्लो करता है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? रेडियली। ठीक है, एज्यूम current flows radially outwards। ठीक है, मुझे ये जानना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है,
मुझे क्या जानना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ सच अ डिवाइस। अब देखो यहां वो लॉजिक लगाना पड़ेगा बेटा, यहां वो लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन में लिया जाता है लेंथ और करंट के परपेंडिकुलर लेते हैं एरिया। तो देखो एक्चुअल में आपको मैं दिखा रहा हूं ये कैसे बनेगा, देखते चलो। ये एग्जांपल मैं खुद ही करा रहा हूं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। देखो कुछ इस टाइप का सिस्टम है हमारे पास, ठीक। अब बेटा एक चीज समझो, अगर कोई करंट रेडियली आउटवर्ड्स जा रहा है ऐसे, ठीक है, कोई करंट ऐसे जा रहा है, मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वो एरिया कौन सा है, एरिया परपेंडिकुलर टू करंट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमें ये तो समझ आ गया भाई एरिया कौन सा लेना है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं ना इसके अंदर या चलो डायग्राम प्रॉपर बना लें, इसमें तो डायग्राम का टूल है ना हमारे पास, ट्राई करके देखते हैं यार। ठीक, ये आया। अब इसके अंदर ना मैं एक छोटा सर्कल और लेता हूं यार, ठीक है, और एक और सर्कल बनाते हैं। देखो अब इसके अंदर ना देखो ये वाला इनर रेडियस है स्मॉल आर, आउटर रेडियस है कैपिटल आर, ठीक। अब इसके अंदर मैंने एक्स रेडियस का एक dx विड्थ का फिलामेंट ले लिया, ठीक है, एक्स रेडियस और dx विड्थ का एक फिलामेंट ले लिया आपके लिए। अब मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, जब करंट इसे क्रॉस करता है ऐसे, तो करंट की दिशा में लेंथ कितनी पड़ी, लेंथ तो यही पड़ी ना करंट की डायरेक्शन में, यानी कि dx। तो मैं यहां पे ये कहता हूं dr इज रो dx बाय a। अब सर एरिया क्या लें, एरिया A मस्ट बी परपेंडिकुलर टू करंट, ठीक है। अब करंट के परपेंडिकुलर वाला कौन सा एरिया था भाई, इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, विच विल बी हाउ मच, कितना होता है यार कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई एक्स एल। एल क्या है सर, एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों यहां पे क्या होगा, यहां पे ये dr क्या हो जाएगा, रो dx बाय 2 पाई एक्स एल, ये हो गया 2 पाई एक्स एल। क्या समझ नहीं आया प्रथमेश, बताओ बेटा क्या समझ नहीं आया आपको। अगर मैं विजुलाइज कराऊं यार, देखो मेरे पास ये सिलेंडर है, देखो ये मेरे पास सिलेंडर है, अनअकैडमी से मिला था, ठीक है। अब ये देखो करंट अगर रेडियली जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है, करंट के परपेंडिकुलर यही वाला एरिया तो है। ध्यान से सोच के देखो यार, आप ऐसे देखो, ये मैंने करंट दिखाया आपको, या ऐसे मैंने देखो करंट अंदर खड़ा कर दिया ऐसे, अरे गिर गया, देखो करंट मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, ये करंट है मेरा, तो ये किस एरिया के परपेंडिकुलर है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो है सिलेंडर का,
दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये वाला एरिया पूरा बाहर वाला। तो ये मैंने बोला, तो इसीलिए मैंने क्या बोला, अरे भाई डी आर तो यही होगा ना, रो इंटू डी एक्स बाई ए। छोटा रेजिस्टेंस रो एल बाई ए तो लगाया है, एल में मैंने क्या बोला है, एल की वैल्यू डी एक्स है जो करंट के सेम डायरेक्शन में है। करंट के सेम डायरेक्शन में जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड एज एल, वही तो एल होती है। अब देखो भाई, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर के लिए आप इंटीग्रेट करोगे। यार इतना बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, ये तो समझ आना चाहिए, इसमें कंफ्यूज क्या हो रहे हो। एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूं आपको रेजिस्टेंस के फॉर्मूले का। अब ये जो x है ये स्मॉल r से कैपिटल R तक वेरी करेगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है, लो भाई हाँ R0 बोल देते हैं कंफ्यूजन हटाने के लिए, वरना लेफ्ट में भी रेजिस्टेंस हो जाएगा राइट में भी, ठीक है। ये समझ आया। अब प्रथमेश बेटा x रेडियस का एक फिलामेंट माना है, एज्यूम्ड फिलामेंट, फिलामेंट मतलब है थिन सिलेंडर ऑफ रेडियस x, इसका रेडियस x है एंड थिकनेस dx। अरे भाई कोई मटेरियल, देखो जैसे अभी जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया, दिखाता हूं फिर से। देखो प्रथमेश ये जो बॉक्स है बेटा, ये बॉक्स आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो एकदम पतला सा है, बट इसकी ये जो लाइनिंग है इसकी भी तो कुछ थिकनेस होगी ना। ये थिकनेस, ये कितनी मोटे मटेरियल से बना है, दैट इज dx, और इसका रेडियस इज x। ठीक है प्रथमेश, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई यहां तक? चलो लिमिट कैसे लिया भाई, ये रेडियस x इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक ही तो जा सकता है। x जो है इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक ही तो जा सकता है, इससे ज्यादा कहां जाएगा बेटा। अब क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलो अब देखो यार, हमें ये चीज क्लियर हो गई रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। अब मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस के रिप्रेजेंटेशन की। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? इस टाइप से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब इसके अंदर समझ आ गया ना आप सबको? ज्योतिर्मयी को वापस देखना पड़ेगा, चलो एक बार रिपीट कर लेना यार, इतना टफ नहीं था। अरे दीपांकर बेटा, मैंने जो एक फिलामेंट एज्यूम किया था, देखो दीपांकर, मुझे रेजिस्टेंस ये पूरे मटेरियल का चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस बेटा इसका चाहिए, इतने मटेरियल का, ये समझो, मुझे रेजिस्टेंस इतने मटेरियल का चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा फिलामेंट मान लिया जिसका थिकनेस था dx, और बाद में पूरा इंटीग्रेट कर लिया भाई। ऐसे सोचो ना, जैसे 11th 12th में आप डिस्क को कैसे लेते थे, पतली पतली रिंग में डिवाइड कर देते थे डिस्क को, सेम वे में एक बड़े सिलेंडर को मैंने पतले पतले सिलेंडर्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, समझ आया भाई दीपांकर? अच्छा बताओ, अगर यहां कोई कंफ्यूजन है फिर हम आगे चलेंगे। इसमें क्या कंफ्यूजन है? छोटा सा डेरिवेशन मैंने करके दिखाया है कि भाई थिकनेस dx थी, उसका रेडियस x था, ये एक जनरल सिलेंडर हमने माना था, ठीक है। अब उसको फिर हमने इंटीग्रेट किया, चलो कोई बात नहीं, अब समझ आ रहा है। अब देखो रेजिस्टेंस के अंदर ना 2-3 पॉइंट लिखो, आपको यहां रेजिस्टेंस के रिप्रेजेंटेशन में 2-3 पॉइंट लिखने हैं। बिल्कुल, दैट्स एलिमेंटल रिंग। चलो अब लिखो एक पॉइंट, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज
resistance is represented as a zigzag path. Resistance is represented as a zigzag path which shows obstruction in the flow of charges or current. अब खुद ये सोचो यार, अगर ऐसा रास्ते पे आपको चलने बोला जाए, क्या आप आराम से चल पाओगे? नहीं। तो जैसे रास्ते में आपको फ्रिक्शन ऑफर होता है, सेम वे में चार्जेस या करंट के फ्लो को जो अपोजिशन ऑफर हो रहा है, दैट इटसेल्फ इज द रेजिस्टेंस। इसीलिए रेजिस्टेंस को इस टाइप से हमने जिगजैग करके दिखाया है। हम यहां पे ये समझाना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। कभी ये सोचा रेजिस्टेंस ऐसे ही क्यों दिखाते हैं? कभी ये सोचा? किसी ने नहीं सोचा। उसका सिंपल सा रीजन है मेरे भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। अगला पॉइंट लिखना, द साइन कन्वेंशन ऑफ रेजिस्टेंस is such that current flows into the positive terminal. The sign convention of resistance is such that current flows into the positive terminal so that resistance absorbs power. हमेशा ये ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन मत भूल जाना भाई। करंट प्लस से माइनस ही दिखाना कि रेजिस्टेंस पावर को एब्जॉर्ब करता है। अब मुझे बताओ, ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया ना रेजिस्टेंस का? अब भाई इससे भी और नीचे चलते हैं। इससे और नीचे कैसे जाएंगे? इससे और नीचे जाएंगे अगली बारे में बात करके, दैट इज वाई रेजिस्टेंस। ठीक है, वाई रेजिस्टेंस। भाई अब ये क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस आता क्यों है और आता कहां से है? ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मटेरियल जो होता है ना बेटा, आपका मटेरियल होता है, मटेरियल हमेशा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लिया जाता है। मटेरियल कैसा होता है? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप से होता है। ठीक है, देखो जैसे क्रिस्टल तो मेरे हिसाब से आप सब लोग समझते होंगे। ठीक है, अब यहां पे ना इसके एटम्स रखे रहते हैं। ये क्रिस्टल के एजेस पे आपके एटम्स रखे रहते हैं। अब क्या होता है, ये क्या है हमारे जो मैंने सर्कल बनाए हैं? दीज आर एटम्स। अब बेटा क्या होता है, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनके एटम बहुत ही जल्द अपने इलेक्ट्रॉन को लीव कर देते हैं। फॉर कंडक्टिंग मटेरियल atoms give up outermost electron to become positively charged ions, एटम्स जो है ना पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बन जाते हैं। ठीक है, अब यार अगर ऐसा होता है ना
पावर एब्जॉर्ब डिलीवर्ड साइन कन्वेंशन में गलती हो सकती है। नहीं मेरे भाई, रेजिस्टेंस की जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आदत हो जाएगी, प्लस से माइनस ही दिखाते हैं करंट। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला क्लियर हो गया ना इतना। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन गिव अप किए, तो मान लो ये ऐसे पॉजिटिवली चार्ज हो गए भाई। मान लो 2-2 इलेक्ट्रॉन सबने दे दिए, सेकंड ग्रुप के एटम है, 2-2 इलेक्ट्रॉन तो दे ही सकते हैं। या आयरन ले लो, Fe2+ बन गया, कोई बड़ी गल थोड़ी ना है। अब इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं भाई वो कहाँ जाएंगे, वो इधर ही पड़े रहेंगे, देखो ऐसे ही पड़े रहेंगे। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। चारों तरफ क्या पड़े हुए हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने, इन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करके ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं। तो मेरे भाई पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर 1-2 पॉइंट लिखवाता हूं। सर आप जबरदस्त पढ़ते हैं बेटा, पढ़े हुए तो अब तो काफी टाइम हो गया, जब रैंक आई थी जब कभी पढ़े थे। जबरदस्त पढ़ाते हैं बोलते तो भी मतलब बनता। मजा आ रहा है ना, फील आ रहा है नेटवर्क का भाई, कि नेटवर्क भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हो सकता है अगर ढंग से पढ़ा जाए। चलो अब एक पॉइंट लिखना, ये डायग्राम मेरे हिसाब से आप लोगों ने बना लिया होगा कि भाई ड्यू टू टेम्परेचर, थैंक यू बेटा हेमंत, आपने अगर इतनी मेहनत की लेक्चर्स के साथ। अब बेटा अगली साल फोड़ के आना है, इन 58 मार्क्स को ना 85-90 बनाना है। अब सुनो, ड्यू टू टेम्परेचर लिखते चलो, ड्यू टू टेम्परेचर द पॉजिटिवली चार्ज आयन, ड्यू टू टेम्परेचर द पॉजिटिवली चार्ज आयंस, द पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑसिलेट और वाइब्रेट, ऑसिलेट और वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन, ऑसिलेट और वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, देखो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लिया ना, तो ये इस तरह से ना ऑसिलेट करते रहते हैं भाई। कहां जाएंगे क्रिस्टल को छोड़ के, तो वहीं घूम लेते हैं, है ना। कहते हैं भाई कहीं दूर तो जा नहीं सकते, तो ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना इधर उधर भागते रहते हैं वैसे ही। अब बेटा ये जब ऊपर नीचे वाइब्रेट करते रहते हैं तो क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन पास करने की कोशिश करता है, देखो अब मैं ना एक मटेरियल बना लेता हूं, देखो अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है ना, ये यहां पे रखे हुए हैं। और आपने अगर मेरी एनिमेटेड वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें इस मॉडल को समझाया भी था, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब समझ आ रहा है रेजिस्टेंस पे डेडिकेटेड लेक्चर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस में है ही इतना कुछ जानने के लिए यार। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऐसे चारों तरफ तीतर बितर बिखरे रहते हैं, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी, कि भैया इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, उसमें ना ये छोटे छोटे आयन बीच बीच में पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के भरे हुए समंदर के अंदर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे भाई, मान लो कि आप अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऐसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होने लगेगा। लेकिन मेरे भाई ये जो आयंस है ना, ये जो आयंस हैं ये स्थिर नहीं है, ये जो आयंस हैं ये स्थिर नहीं है, ये अपनी पोजीशन पे
अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहेंगे, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे एंड दे विल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बार आपने ऐसे देखा, भीड़ वाले इलाके में जाते हो यार, आप ऐसे साइड होते हो, सामने वाला भी इधर आ जाता है, फिर आप उधर जाते हो, सामने वाला भी उधर ही आ जाता है। तो बेटा ऐसे ही कुछ ऐसा समझ लो, यहां भीड़ भाड़ हो जाती है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं इनसे एंड दे एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस, एंड दे एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट लिखना, when electrons try to flow, when electrons try to flow through the material, when electrons try to flow through the material, then ions which are vibrating at their own position, ions which are vibrating at their own position collide with the electrons, ions which are vibrating at their own position collide with the electrons and obstruct the flow of charges, obstruct the flow of charges। अजय आयंस मूव नहीं करते यार, हल्का बहुत फोर्स उन पे लगता है। आयन मूव करने का मतलब है पूरा मटेरियल बिखर जाना। जैसे मेरा लोहे का ये जो बॉक्स है, इस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं और ये पूरा तितर बितर हो जाए, मतलब फैल जाए, जैसे थैनोस ने चुटकी बजाई थी और दुनिया गायब हो गई थी ना, उस वे में, वैसा कभी होगा थोड़ी यार। ये इतने टाइटली बाउंड है ना क्रिस्टल के अंदर कि ये क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं आते ऐसे। ठीक है, समझ में आया रेजिस्टेंस क्यों आता है? अब देखो यहां पे जो आपके पास आयंस है ना मेरे भाई, आयंस है, थर्मल एनर्जी पोजेस करते हैं, यानी आयंस वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी होती है kT, वेयर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन, T is temperature in Kelvin। तो हम कहते हैं अगर टेम्परेचर हाई होगा, हायर द टेम्परेचर मोर विल बी ऑसिलेशन, मोर विल बी ऑसिलेशन, हैंस मोर कोलिजन। यानी जो आपकी थर्मल एनर्जी है ना, उस कारण से ये ऑसिलेट करते हैं भाई, hence more collision and more resistance, and more resistance। ठीक है, इसीलिए बेटा हम रेजिस्टेंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ऐसे दिखाते हैं। पहले तो रेजिस्टिविटी दिखाते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पे रो नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट टी नॉट। ठीक है, डेल्टा टी क्या है? टी माइनस टी नॉट। और रो क्या है? रेजिस्टिविटी एट टी, रेजिस्टिविटी एट टी। अब सर ये अल्फा क्या है? अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री केल्विन भी लिख सकते हो, पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो, पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। बेटा मार्वल सीरीज मैंने पूरी की पूरी जो है ना हॉल में ही देखी हुई है। ठीक है, चलो अब बेटा रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, इसीलिए यहां रेजिस्टेंस कितना होता है? आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है मेरे भाई, इस पे जो है ना गेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है।
दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। आपको ये समझ आ जाना चाहिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया ना, एकदम बेसिक से। अब समझ आया रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्यों बढ़ता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्यों बढ़ता है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, चल आगे चलते हैं यार। अब देखो इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं मेरे भाई इंस्टेंटेनियस पावर। मुझे बता देना इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग इन रजिस्टर। इंस्टेंटेनियस पावर आपकी कैसे डिफाइंड है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। अब आप जानते हो मेरे भाई, मैंने इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब भी समझाया था ना, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओम्स लॉ से आप जानते हो वीटी इज आई टी इंटू आर, जिस कारण से पावर क्या हो गई, आई टी का स्क्वायर इंटू आर, ये हो गई पावर। तो बेटा इसी पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आई टी को लिख दोगे V बाय आर, वी टी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट। ये जो लॉ है ना, ये वॉट जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ये जेम्स वॉट के नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो दैट इज द पावर एब्सॉर्ब्ड बाय अ रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, दिस इज द पावर एब्सॉर्ब्ड, दिस इज द पावर एब्सॉर्ब्ड बाय रेजिस्टेंस, which gets converted टू हीट। मैं ये भी लिखवा देता हूं ये कैसे हीट में कन्वर्ट होती है, पहले यहां तक लिख लो, क्योंकि आप लोगों को सबको ये तो पता है रेजिस्टेंस हीट पैदा करता है, लेकिन कैसे करता है देन अगेन वो चीज मिसिंग है। ठीक है, तो आज मैं काफी सारे गैप्स फिल कर रहा हूं आपकी नॉलेज के अंदर। अनमोल देखो वहां पे मैटर ये करता है, जब सेमीकंडक्टर कभी पढ़ाऊंगा ना एनालॉग, तो बताऊंगा कि दो फिनोमिना हैं, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन का बढ़ना और एक है सेमीकंडक्टर में चार्जेस का बढ़ना। अब डिपेंड करता है डोमिनेट कौन करेगा। लाइट डोपिंग पे आपका चार्जेस का बढ़ना डोमिनेट करता है, जिस कारण से रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ घटता है, और हाई डोपिंग पे यह ऑब्स्ट्रक्शन वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, जिस कारण से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, और हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अरुण बेटा अगले सब्जेक्ट का प्लान है एनालॉग, लेकिन देन अगेन आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहेगा, आप लोग एंजॉय करते जाओगे, सीखते जाओगे, तो बेटा पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक, यहां तक लिखा। अब इसमें ना एक पॉइंट लिखना, whenever we apply electric field, whenever we apply electric field, then electrons are accelerated and gain kinetic energy. Electrons are accelerated and gain kinetic energy. ठीक है, now full stop लगा के लिखना। now when they collide with atom, they lose that kinetic energy, and it gets converted to heat.
समझ गए? तो हीट बेटा डायरेक्टली नहीं बनती करंट से, हीट बनती है काइनेटिक एनर्जी जो कि कोलिजन के बाद बन जाती है हीट। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद बनेगी हीट। चल अब इसके बाद देखो, अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अब ये एनर्जी कैसे निकालते हैं मेरे भाई? एनर्जी निकाली जाती है इंटीग्रेशन पीटी डीटी। अब बेटा ये आपके ऊपर है क्या टाइम लिमिट्स आप रखना चाहते हो, दैट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, कितने से कितने टाइम इंटरवल के बीच आप एनर्जी निकालना चाहते हो। और फैजल बेटा उतना डिटेल में नहीं जा रहे कि अब मैं पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का रिलैक्सेशन टाइम वगैरह लेके डिराइव कराऊं, वो पूरा मटेरियल वाला पार्ट हो जाएगा, उतना नहीं घुसते हैं अभी के लिए, इतना काफी है रो एल बाई। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, ये हमने एनर्जी निकालने के लिए पावर को इंटीग्रेट कर दिया, और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, यूज टाइम लिमिट्स स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। अब मुझे बताओ कुछ ऐसा लग रहा है कुछ हमने पार्ट मिस किया है रेजिस्टेंस का? बताओ भाई, अगर ऐसा कुछ लग रहा है, कोई चीज और मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, कुछ भी अगर ऐसा है। बेटा इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क इससे ज्यादा है, ऐसा तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, सुमित देखो सीरीज सर्किट जब लेते हैं ना तो करंट के थ्रू जाते हैं, और जब शंट सर्किट लेते हैं पैरेलल तो वोल्टेज के थ्रू जाते हैं। दीक्षित देखो एनर्जी क्या है? एनर्जी एक ऊर्जा है जो कि फ्लो करती है, लेकिन कितने रेट से फ्लो करती है। जैसे अब मान लो जब आप दौड़ते हो तो आप थकते हो, अब थकान कितनी तेजी से आ रही है वो है पावर, और दौड़ने में कितनी ताकत लग रही है वो है एनर्जी। तो एनर्जी ऊर्जा है, ताकत है, लेकिन कितने रेट से वो चेंज होती है, दैट इज पावर। बिल्कुल अनमोल नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाओगे किसी कॉइल के तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ भी बढ़ेगी भाई। ज्यादा टर्न्स का मतलब ज्यादा लेंथ, ज्यादा लेंथ का मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, ज्यादा अगर वायर को लपेटोगे तो वायर भी तो ज्यादा खर्चा होगी। सोच के देखो ना, ज्यादा बार लपेटने के लिए वायर भी ज्यादा चाहिए। रोहित बेटा बल्ब वगैरह सब करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? बल्ब, सीरीज, पैरेलल, हर चीज करेंगे। तो आप मुझे बस याद दिला देना, जब मैं आपको कनेक्शंस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना, वहां पे बल्ब वाला कॉन्सेप्ट करा दूंगा, कनेक्शन वाला होगा। ठीक है, कनेक्शंस इन अ नेटवर्क के नाम का लेक्चर लूंगा। अभी सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, सीरीज पैरेलल की कर ही नहीं रहा, अभी समझ भी नहीं पाओगे। अमर बेटा एनालॉग मैं ले तो लूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया भाई, यहां तक सबको क्लियर है? तो इसके आगे कल बात करेंगे। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाया था मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाया था, लेकिन ये कल कराऊंगा। और देखो यार, हर संडे हम लोग कॉम्बैट कराते हैं, तो आप कॉम्बैट का हिस्सा बनिए। ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं। यहां से आप अट्रैक्टिव प्राइजेस और अमेजिंग स्कॉलरशिप्स जीत सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो एंड देन एनरोल फॉर कॉम्बैट यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, यहां पे बहुत सारे पीडीएफ्स हैं आपके लिए, सारे नोटिफिकेशन है, जितनी भी क्लासेस हम लोग लेते हैं, जो भी ऑफर्स आते हैं, सब आपको यहां पे मिलेगा। तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और जो बच्चा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहता है वो अनअकैडमी ज्वाइन करे। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको क्लासेस और स्टडी मटेरियल के अलावा देता है पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच खुद एक गेट एंड ESE टॉपर होता है, जो आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कभी भी आप डिमोटिवेटेड डाउन फील करते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल रेज करेगा। ये ना आपका एक टाइम टेबल बनवा देगा, जो कि हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, वर्किंग के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, ड्रॉपर के लिए अलग। तो पूरा एक प्लान बनेगा आपका। इवन टीचर्स आपको अलग से मोटिवेट करते हैं इन स्टडी बूस्टर सेशन। आपके टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको बताया जाता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। इवन यहां आपको ना असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है बेटा।
और डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी आप 1-to-1 सेशन बुक करके अपने टेक्निकल क्वेरी भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा जितने बेनिफिट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं वो सब आइकॉनिक में मिलता है, जैसे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, हर संडे का टेस्ट, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, क्रैश कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, जहां आप जिस टीचर का लेक्चर चाहें देख सकते हैं। ये प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी होंगे, लेकिन आइकॉनिक के बेनिफिट आपको प्लस में नहीं मिलेंगे। और देखो, अगर आइकॉनिक लेते हो 1 ईयर का 4700 पर मंथ पड़ेगा। जैसे ही अंकित ESE कोड लगाओगे ये हो जाएगा 4200 पर मंथ, और 2 ईयर का लोगे और किफायती है बेटा 3000 पर मंथ में। अब द बेस्ट पार्ट इज कि ये अमाउंट आप पे कर सकते हो मंथली बेसिस पे, ठीक है, EMI की फॉर्म में, और या फिर आप इसको पार्शियली पे भी कर सकते हो, मतलब 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके। और अगर बियर कर सकते हो तो 1 टाइम पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और ये भी कुछ ना हो पाए, यू आर रियली फाइनेंशियली चैलेंज्ड, तो आप अनअकैडमी से लोन अप्रूव करा सकते हो, जहां पे ये अमाउंट आप बाद में भी दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे, डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए कोड लगाना है अंकित ESE। और अगर ये अफोर्डेबल ना हो तो इससे सस्ता सब्सक्रिप्शन है आपका प्लस। यहां पे कुछ फीचर डेफिनेटली मिसिंग है, लेकिन बेटा अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है तो यहां पे आपको कंटेंट वाइज कंप्लीट चीजें दी जाती हैं, जिससे कि आप रैंक निकाल सकते हो। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट मिलता है, जहां 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाती है। ये सेशन आप बुक कर सकते हो, अपने मेंटोर से इंटरैक्ट कर सकते हो, और वो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करेगा। और अनअकैडमी में देखो, अब आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा अनआंसर्ड। आपको बस क्या करना है, डाउट की फोटो आपको क्लिक करनी है, उसे अपलोड करना, और हमें बताना है आपको किस लैंग्वेज में उसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपके हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बना के देते हैं, सिर्फ आपको उसका हिंट नहीं, आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। और एट अ टाइम आप 1 बाय 1 करके 3 डाउट अपलोड कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाएगा आप और डाउट्स अपलोड कर पाओगे। और देखो, अगर कोई भी क्वेरी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। यहां आपको लेटेस्ट ऑफर, सब्सक्रिप्शन और जर्नी से रिलेटेड हर क्वेरी को आंसर किया जाएगा, लेकिन कोड याद रखें, अंकित ESE। ओके, so thank you everybody, I hope you enjoyed the lecture, so please like, share and subscribe to this channel and comment on the video कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और इसी कंसेप्ट के साथ। लेट्स क्रैक इट।